जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनमेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले सभी वीडियो को देख लिया है तो उम्मीद करता हूं आपको वह सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उन लोगों को मैं यह सलाह दूंगा कि मेरे पिछले सभी वीडियोस को आप लोग एक बार देखिए। हम लोगों ने पिछले सभी वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा तरह के सवालों के बारे में चर्चा करी है और सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियोस को आप लोग एक बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड 1121 के बारे में। कोड 1121 का जो क्वेश्चन है उसमें अपने से बोला गया था कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा उधर प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नौका की गति कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुप्रवाह गति की बात हो रही है, तो मैं अनुप्रवाह गति कैलकुलेट कर लेता हूँ। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। इसी हिसाब से अनुप्रवाह जाती हुई उस नौका की चाल अगर मैं पता लगाऊं तो वह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 2 घंटे में, तो उसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से उधर प्रवाह जाती हुई अगर उस नौका की चाल पता लगाई जाए तो 20/5 वो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एस डी में यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। डी मतलब डाउन, डाउन मतलब अनुप्रवाह है, और एस यू मतलब अप, अप मतलब उधर प्रवाह। ठीक है, अब प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि स्थिर पानी में नौका की गति मतलब बोट की स्पीड कितनी होगी, एस बी। तो जब भी आपको प्रश्न में एस डी पता हो, एस यू पता हो, तो आप उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको एस बी मिल जाएगा। तो एस डी 10 था, एस यू 4 था। इन दोनों को जैसे ही जोड़ के आधा करूँगा मुझे मिल गया एस बी की वैल्यू कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोड 1121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोड 1122 के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि x की वैल्यू अगर r साइन a कोस b हो, y की वैल्यू दी गई है, z की वैल्यू दी गई है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा ये अपने को बताना था। तो कुछ भी नहीं करना, जैसा x की वैल्यू दे रखी है वह x की जगह रख दो, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस z की जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर। अब आगे का खेल शुरू होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना है। r साइन a कोस b का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर b हो जाएगा। फिर प्लस r साइन a साइन b का स्क्वायर अगर मैं सोल्व करूँगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b हो जाएगा। फिर प्लस r कोस a का स्क्वायर अगर मैं सोल्व करूँगा तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब इस व्यंजक के पहले 2 पदों की अगर बात करें तो उन दोनों पदों में देखो दोस्तों, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन है, तो पीछे क्या बचा, कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर a, तीसरा पद हमने एज इट इज़ रख दिया। अब अपने को ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो ब्रैकेट में है ये पूरा तो 1 हो गया, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a बचा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर a, तीसरा पद एज इट इज़ आ गया। फिर अब इन दोनों पदों को देखा जाए तो इन दोनों पदों में भी r स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर है, ये फिर से 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा r स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोड 1123 के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में अपने को एक आकृति दी गई थी, उसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ऐसा प्रश्न में अपने से पूछा गया था। दोस्तों, अगर इस आकृति को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 गोले दिए गए थे। उन दोनों गोलों में एक तरफ तो त्रिभुज है और एक तरफ वर्ग है। इन्हीं 2 बातों को अगर आप नोट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रश्न आकृति का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब लूँगा तो जो त्रिभुज अभी दाईं तरफ वाले गोले में है, दर्पण में देखने पर वही त्रिभुज मुझे बाईं तरफ वाले गोले में दिखेगा। तो त्रिभुज अगर बाईं तरफ वाले गोले में
आएगा तो मेरा जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, इन दो में से ही कोई एक मेरा आंसर होगा। ए और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बी या डी में से कौन सा मेरा करेक्ट आंसर है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि दाईं तरफ प्रश्न आकृति में जो त्रिभुज बना हुआ है, वो त्रिभुज जब दर्पण प्रतिबिंब लूँगा तो हूबहू दिखेगा, उसके त्रिभुज की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हूबहू दिखेगा। तो ऐसा मुझे केवल ऑप्शन बी में नज़र आता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1124 की बात हम लोग कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया जाता है। इस समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को काटा गया है तीनों कोनों की तरफ से एक समषट्भुज बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक समषट्भुज बना लेता हूँ। इस समषट्भुज का मतलब यही होता है कि इसकी सभी की सभी 6 भुजाएं बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर के त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल केस बनाना कब होगा? जब मैं उस 6 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दूंगा 2-2 के हिसाब से 3 बार, तो ताकि उस समषट्भुज की भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा सभी तरफ होगा ताकि वह समषट्भुज भी बना रहे और 6 सेंटीमीटर के टुकड़े भी हो जाएं। इस तरीके से हमने इसको बांट लिया। अब यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया कि समषट्भुज की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो अपने को पता है अगर समषट्भुज की भुजा मुझे पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, 6 × √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह 2 रख दूंगा तो 2 स्क्वायर से 4 कैंसिल हो जाएगा और 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोड 1124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1125 के तरफ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में अपने से बोला गया था कि गिरीश ने एक व्यापार सम्मेलन में 3 दिनों तक भाग लिया और उसके बाद 2 दिनों तक व्यस्त था, फिर छुट्टी ले ली, फिर उसने 3 दिनों में एक सेमिनार में भाग लिया। तो किस तरीके से, मतलब कैलेंडर से का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। आप इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल धैर्य के साथ बनाते हैं तो आपका निश्चित ही आंसर सही होगा। चलिए तो क्वेश्चन की जो लाइन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक व्यापार सम्मेलन में उसने 3 दिनों तक भाग लिया। तो शुरुआती 3 दिन तो उसने व्यापार सम्मेलन में लगा दिए। फिर कहता है प्रश्न, अगले 2 दिनों तक वह व्यस्त था, तो अगले 2 दिन वह व्यस्त था, तो हमने भी उसको व्यस्त बना दिया। फिर अगले 1 दिन उसने छुट्टी ले ली, तो 1 दिन की छुट्टी ले ली, ठीक है। फिर आगे बढ़े, उसने 3 दिनों के एक सेमिनार में भाग लिया, तो सेमिनार 3 दिनों तक चला था। 3 दिनों के सेमिनार का जो आखिरी दिन है, तीसरा दिन, वह कौन सा था? प्रश्न के हिसाब से शुक्रवार था। अपने से पूछा गया है कि व्यापार सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो बहुत ही आसानी से आप इसको पीछे बढ़ाते जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा कि व्यापार सम्मेलन कब शुरू हुआ था, गुरुवार को शुरू हुआ था। तो कोड 1125 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, गुरुवार। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोड 1126 की। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर अपने से बोला गया था कि एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तो लेती ही है, लेकिन दूरी के समानुपाती भी राशि लेती है। तो यदि 16 किलोमीटर का चार्ज 156 रुपये हो और 24 किलोमीटर का चार्ज 204 हो, तो 30 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज कितना होगा? तो मैं मान लेता हूँ कि वह कुछ ना कुछ निश्चित राशि x रुपये तो लेता ही है, उसके अलावा y रुपये जो है वह हर 1 किलोमीटर पे लेता है। बोला गया है ना प्रश्न में कि दूरी के समानुपाती राशि लेता है। दूरी किलोमीटर में हमने ले ली, तो हर 1 किलोमीटर पर वह y रुपये लेता ही है और x रुपये उसका फिक्स चार्ज है। तो 16 किलोमीटर यात्रा का अगर चार्ज मैं कैलकुलेट करूं तो x + 16y = 156। इस तरीके से एक समीकरण मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। इसी तरीके से 24 किलोमीटर यात्रा की चार्ज 204 है, तो उसका मैं हमने बोल दिया x + 24y = 204। जैसे ही मैं इन दोनों समीकरणों को सरल करता हूं तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है 60 रुपये और y की वैल्यू मिल जाती है 6 रुपये। मतलब वह टैक्सी 60 रुपये तो फिक्स चार्ज लेता ही है, उसके अलावा आपने कितने किलोमीटर की यात्रा करी है उस हर 1 किलोमीटर का 6 रुपया और लेता है। अपने से प्रश्न में पूछा गया था 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, तो x + 30y अपने से प्रश्न में पूछा गया था। x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 6 है। इस तरीके से अपने को इस प्रश्न का आंसर आसानी से मिल जाएगा। 240 ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोड 1127 के बारे में। प्रश्न कहता है कि 4:56 बजे से 5:32 बजे के बीच का जो समय है वह 1 घंटे का कौन सा भाग है। तो 4:56 और 5:32 के बीच का समय अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधा सीधा 5:32 में से 4:56 माइनस कर दूंगा, यही इन दोनों के बीच का समय होगा। इन दोनों के बीच का समय यहाँ पर निकल के आता है 36 मिनट। अब प्रश्न कहता है कि यह 36 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो मैं 36 डिवाइड बाई 60 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 3/5। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोड 1128 के बारे में। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं ऐसा प्रश्न कहता है, और उन दोनों के परिमाप यदि P1 और P2 हैं तो उन दोनों के परिमाप में क्या संबंध होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ज्यामिति से रिलेटेड है। एक वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग हम लोग मान लेते हैं। इस सवाल को अच्छे से समझना हो तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये एक ज्यामिति का फैक्ट है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि एक वर्ग है, इसकी लंबाई हम लोगों ने मान ली 6 सेंटीमीटर है और इस वर्ग की चौड़ाई हम लोगों ने मान ली 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वर्ग है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे। आयत की बात करते हैं। इस आयत की लंबाई मैंने मान ली 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मैंने मान ली 9 सेंटीमीटर है। तो अब प्रश्न के हिसाब से इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल भी 36 है और इस आयत का क्षेत्रफल भी 36 है। लॉजिकली ये बातें सब सेट होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है तो यहाँ से 24 आ गया, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो यहाँ से 26 आ गया। तो अब जाहिर सी बात है 24 जो है वह 26 से छोटा है, मतलब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से छोटा होता है। बस यही वो फैक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सीधा सीधा सा फैक्ट है कि यदि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हो तो वर्ग का परिमाप सदैव आयत के परिमाप से छोटा होता है। P1 लेस देन P2, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोड 1129 की। ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की यहाँ पर बात हो रही है, किस तरीके से हम इस सवाल को बनाते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो ऑप्शन है उसी में से आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सवाल जल्दी हो जाएगा और इजीली आप लोग उसको क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि कुछ चिड़ियाएँ हैं और कुछ शाखाएँ हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इन सभी बातों को सही सेट करेगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार ऑप्शन सी को चेक कर लेता हूँ। अगर वह सही बैठ जाता है तो वो मेरा आंसर है, अगर वो सही सेट ना हो पाया तो मैं किसी दूसरे ऑप्शन को चेक कर लूँगा। ऑप्शन सी में कहता है 4 चिड़ियाएँ हैं और 3 शाखाएँ हैं। इसको मैं अगर चेक करता हूँ तो कैसे 3 शाखाओं की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा ही नहीं बचती, मतलब चिड़िया जो है वो शाखाओं से एक ज़्यादा है, तो इस चिड़िया के लिए यहाँ पर कोई शाखा नहीं बची। फिर दूसरी लाइन क्या कहती है कि यदि प्रत्येक शाखा पर 2-2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। अब यहाँ पर 3 शाखाएं हम लोगों ने मानी थी। एक शाखा पर अगर इन दोनों चिड़ियों को बैठा दूँ तो दूसरी पर बची हुई 2 चिड़ियाँ बैठ जाएगी। इस शाखा पर बैठने के लिए कोई चिड़िया नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से ये सभी बातें एकदम सही सेट हो रही है। तो ये कब हुआ, जब हमने 3 शाखाएं ली और 4 चिड़िया ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 चिड़िया 3 शाखाएं हो गया। आसान सवाल है, आप इन ऑप्शंस को देख के इजीली इस सवाल को पकड़ लोगे, क्रैक कर लोगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। कोड 1130, बहुत ही अच्छा सवाल लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। यह सवाल बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था। एक सिंपल सी पजल है। पजल ये कहती है कि 8 लोग हैं, 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। सबसे नीचे की मंजिल 1 है और सबसे ऊपर की मंजिल 8 है। तो 8 मंजिलों की बात हो रही है तो ये मंजिल तो फिक्स है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को अरेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सबसे नीचे की मंजिल 1 है और सबसे ऊपर की मंजिल 8 हम लोगों ने सेट कर ली। अब ये जो 8 लोग हैं वह 8 अलग अलग तरह के बैंक में काम करते हैं। कौन सा आदमी किस बैंक में काम करता है वो इस पजल में लिखी हुई बातों के हिसाब से अपने को अरेंज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन कहती है वह व्यक्ति जो पीएनबी में काम करता है वह पहले तल पर रहता है।
तो ये बात तो फिक्स है कि PNB वाला पहले तल पर रहता है। नेक्स्ट जो आप लोगों को गौर करना है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, PNB में काम करने वाले व्यक्ति और D के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है, तो PNB और D के मध्य एक व्यक्ति रहेगा। अगली जो बात है देखिए दोस्तों, यहाँ पर B चौथे तल पर रहता है, तो B चौथे तल पर हमने सेट कर दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने को धीरे धीरे अरेंज करते हुए जाना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा है या प्रश्न को समझने में परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा। मेरे यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको सीधा सीधा उन्हीं बातों पे नोटिस करवा रहा हूँ जहाँ से आपको आंसर निकालने में आसानी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात है वह कहता है कि बैंक ऑफ इंडिया BOI में काम करने वाला व्यक्ति एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो मान लेते हैं कि वह 8वीं मंजिल पर है। फिर और CBI में काम करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है, तो अगर BOI वाला 8वीं मंजिल पर है तो CBI वाला 7वीं मंजिल पर होगा। इसी तरीके से एक बात यहाँ पर और लिखी हुई है कि IOB में जो काम करता है वह भी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 8वें तल पर नहीं रहता, तो हमने पहले से उसको 8वें पर नहीं रखा था। IOB में काम करने वाले व्यक्ति को हमने चौथी मंजिल पर रख दिया, सम संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है IOB में काम करने वाले व्यक्ति और A के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो IOB में काम करने वाले व्यक्ति और A के मध्य 2 व्यक्तियों को हमने रख दिया। IOB वाला अगर चौथी मंजिल पर है तो A 7वीं मंजिल पर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन कहता है F जो आदमी है वह CBI में काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है, तो F कहाँ आ जाएगा, 6ठी मंजिल पर। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर IOB अगर चौथी मंजिल पर है तो A जो है वह 7वीं पर ही क्यों गया, A पहली पर भी तो आ सकता था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगली ही लाइन में ये बोला हुआ था कि CBI में काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे F है, तो F 6ठी मंजिल पर आएगा। फिर अगली लाइन कहता है कि A और OBC में काम करने वाले व्यक्ति के मध्य केवल एक मंजिल है, तो A और OBC में काम करने वाले व्यक्ति के मध्य एक मंजिल है, तो OBC कहाँ जाएगा, 5वीं मंजिल पर। उसी तरीके से अगली लाइन कहता है UBI में काम करने वाले व्यक्ति और देना बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो UBI में काम करने वाले और देना में काम करने वाले व्यक्ति के मध्य 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब तीसरी या 6ठी मंजिल पर ये दोनों होंगे। और अपने से यहाँ पर यह भी बोल दिया गया है कि देना बैंक वाला जो है वह विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता, अर्थात 3 पर तो देना नहीं आएगा, तो देना बैंक जाएगा 6 मंजिल पर और 3 पर जाएगा UBI। अब देखिए दोस्तों 8 मंजिल पर 7 बैंक फिक्स हो चुकी है, केवल एक स्थान खाली है, तो वह बैंक हो जाएगी BOB, ठीक है। तो बैंकों का जितना भी क्रम है वो हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन कहती है E जो आदमी है वह A के ठीक ऊपर रहता है, तो E आदमी को A के ठीक ऊपर रखा। फिर नेक्स्ट लाइन कहती है G आदमी OBC या BOB में काम नहीं करता, वह ना तो OBC में काम करता है ना ही BOB, अर्थात 5वीं और दूसरी मंजिल पर G नहीं है, ऐसा प्रश्न कहता है, तो पहली मंजिल पर G होगा। फिर नेक्स्ट लाइन कहती है कि H के तल और E के तल के मध्य 2 तल हैं, तो जाहिर सी बात है H और E कहाँ आएंगे, दूसरी और 5वीं मंजिल पर आएंगे, तो H को हमने रखा 5वीं मंजिल पर और E को, ठीक है, H और E के मध्य 2 तल है, ठीक है। तो E तो पहले से अरेंज था 8वीं मंजिल पर, तो H कहाँ जाएगा, 5वीं मंजिल पर। अब एक ही आदमी बचा था, उसका भी स्थान यहाँ पर फिक्स हो चुका है, वह आदमी कौन है, C। तो इस तरीके से हमने इस पूरी पजल को सोल्व कर लिया। प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि BOB में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तो BOB में काम करने वाला व्यक्ति C हो जाएगा। कोड 1130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।